द मोस्ट डिस्टर्बिंग केस इन जापान। एक 17 साल की लड़की के साथ ऐसा हैवानियत किया गया जो सुन के किसी का भी रूह कांप जाए। सो द इंसिडेंट अबाउट जुनको फुरोता। जापान में रहने वाली जुनको बस 17 साल की थी। जुनको को मरने से पहले अपना आखिरी 40 दिन इतना तकलीफ सहना पड़ा कि कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। हेलो गाइस, दिस इज़ रिया एंड यू आर वाचिंग क्राइम डायरी। ये मेरा नया चैनल है एंड ये चैनल में क्राइम केसेस अपलोड होगा। तो अगर आप लोगों को क्राइम केसेस स्टडी करना अच्छा लगता है तो ये चैनल आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। एंड आज जो मैं केस के ऊपर बात करने जा रही हूँ वो थोड़ा डिस्टर्बिंग केस है। तो अगर आप 16 साल के नीचे है तो काइंडली वीडियो स्किप कीजिए। 23 जनवरी 1989 टोक्यो का आसपास का इलाकों से दो लड़कों को गिरफ्तार किया गया था एक लड़की के ऊपर ज़बरदस्ती का आरोप से। वो दो लड़का था जो अगुरा एंड हिरोशी मियानो। तो इसी बारे में जब दोनों से पूछताछ किया गया तो दोनों का स्टेटमेंट्स कुछ अलग अलग था। यही वजह से पुलिस को थोड़ा शक होने लगा और पुलिस अपने तरीक़ों से इन्वेस्टिगेशन चालू किया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था कि दो जो लड़का को अरेस्ट किया गया था वो दो लड़का याकूज़ा नाम का बड़ा एक गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। इस इन्वेस्टिगेशन का दौरान पुलिस दोनों का ही घर तलाशी लिया। तो तलाशी में पुलिस को दोनों में से एक का घर से एक लेडीज़ अंडरवेयर मिला जो काफ़ी शॉक करने वाली बात था। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही सेम एरिया से दो मर्डर केस फाइल हुआ था जिनमें से एक औरत थी और एक बच्चा था। तो पुलिस को ये शक होने लगा था कि जो अगुरा एंड हिरोशी मियानो मिलके उन दोनों का मर्डर कर दिया था एंड मर्डर करके बॉडी कहीं पे छुपा दिया था। यही शक के बेसिस पे पुलिस जो अगुरा एंड हिरोशी मियानो इन दोनों को अलग अलग से पूछताछ करती है। यही पूछताछ के दौरान पुलिस को एक भयानक बात पता चलता है। हिरोशी मियानो को पुलिस बड़ा ही चालाकी से पूछताछ करने लगा। हिरोशी मियानो को बोला गया था कि जो अगुरा पहले ही सब सच मान चुका है अब उसका बारी है। इसी डर से पुलिस के सामने हिरोशी मियानो सब कुछ सच बोल दिया। उससे ये पता चला था कि वो मतलब हिरोशी मियानो, जो अगुरा, सिंजी मिनातो एंड याशुशी यातानाबे, ये चारों ने मिलके एक लड़की का मर्डर किया। उसको एक ड्रम में डाल के उसके ऊपर कंक्रीट डाल के एक कंस्ट्रक्शन एरिया में डंप कर दिया। ये खबर पता चलते ही आसपास का जितना भी कंस्ट्रक्शन एरिया था सबका ही तलाशी लेना चालू कर दिया था पुलिस। 29 मार्च 1989 पुलिस को एक कंक्रीट से जमा हुआ बॉडी मिली जो एक ड्रम में थी। बहुत दिन बाद बॉडी डिस्कवर होने की वजह से बॉडी पूरा सड़ चुका था जिस वजह से बॉडी का आइडेंटिटी का पता नहीं चल रहा था। फॉरेंसिक टीम बॉडी का डीएनए से उसका आइडेंटिफिकेशन किया जिससे दुनिया का सबसे भयानक केस, सबसे क्रूल केस का खुलासा हुआ, द मर्डर ऑफ जुनको फुरोता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को पता चला था कि वो लड़की का मौत हुआ था ट्रॉमेटिक शॉक से। मतलब लड़की को बहुत टॉर्चर किया गया था जो लड़की सह नहीं पाई और लड़की का मौत हो गया था। पुलिस को और भी पता चला था कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी। उसका पूरा बॉडी में काफ़ी सारा चोट का निशान मिला था। उसका वर्जाइना एंड एनस के अंदर प्लास्टिक का बॉटल का टुकड़ा मिला। एक नॉर्मल टीनेज लड़की जो मिसातो साइतामा प्रीफेक्चर में अपना फैमिली के साथ रहती थी। सब लोग यही कहते थे कि जुनको काफ़ी काइंड थी, पढ़ाई में भी जुनको काफ़ी तेज़ थी एंड अपना गुड लुक्स के वजह से सभी स्टूडेंट जुनको को काफ़ी पसंद करते थे। जुनको याशियो मिनामी हाई स्कूल का स्टूडेंट थे। पढ़ाई के साथ साथ जुनको एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में।
ग्रेजुएशन के बाद एक ट्रिप की वजह से जुनको कुछ पैसा सेव कर रही थी। हिरोशी मियानो काफ़ी दिन से जुनको को पसंद किया करता था। जैसे कि हिरोशी मियानो एक बहुत बड़ा गैंग याकुजा के साथ जुड़ा हुआ था। इसी वजह से जुनको के साथ साथ स्कूल का बाकी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स भी हिरोशी से डरता था। इसी वजह से हिरोशी को लगा कोई उसको मना कर नहीं सकता, और अगर कोई काम के लिए हिरोशी को कोई मना करता तो हिरोशी उसको डरा धमका के वो काम करवा ही लेता। तो यही सोच रखते हुए हिरोशी एक दिन जुनको को जाके अपना गर्लफ्रेंड बनाने के लिए प्रपोज कर बैठा, और जुनको इधर बड़ा ही पोलाइटली उसको इनकार कर दिया, क्योंकि जुनको बहुत फ्यूचर फोकस थी एंड उसको पता था कि हिरोशी कैसा टाइप का लड़का है। 25 नवंबर 1988 हिरोशी मियानो एंड शिंजी मिसातो के आसपास शाम को अपना मोटरसाइकिल पे घूम रहे थे। बेसिकली उस टाइम पे उन लोगों का इंटेंशन यही रहता है कि अगर अकेला कोई दिख जाए जिससे वो लोग चोरी कर सके, या फिर अगर अकेली कोई लड़की दिख जाए जिसका उन लोग मॉलेस्ट या रेप कर सके। उसी टाइम पे हिरोशी मियानो को साइकिल से आती हुई जुनको दिखी। जुनको अपना पार्ट टाइम जॉब से घर वापस आ रही थी, और हिरोशी मियानो मन ही मन एक प्लान बना लिया। हिरोशी मियानो अपना दोस्त शिंजी मिनातो को जुनको को डिस्टर्ब करने के लिए भेजा। जुनको के पास जाके शिंजी मिनातो पहले तो जुनको का साइकिल में एक जोर से लात मारा एंड उसका साइकिल गिरा दिया। ये सब देख के जुनको बहुत ही डर गई थी। उसी मोमेंट पे हिरोशी मियानो एक हीरो की तरह उधर पहुंच गया और जुनको को बचा लिया। पहले पहले तो जुनको को थोड़ा डाउट होने लगा था, फिर जुनको भी कन्विंस हो गया कि हिरोशी उसको बचाने ही आया है। फिर हिरोशी जुनको को बोलता है कि अभी रास्ता सेफ नहीं है एंड वो लड़का फिर से तुम पे हमला कर सकता है, तो चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। और जुनको और हिरोशी दोनों को पहले से जानता था। हिरोशी जुनको का क्लासमेट था, तो जुनको भी उस पर यकीन कर लेती है, और उस पर ट्रस्ट करना जुनको का सबसे बड़ा गलती था। पहले तो जुनको को बहला फुसला के हिरोशी मियानो आसपास का एक वेयरहाउस में लेके जाता है। वेयरहाउस में घुसने के बाद ही हिरोशी उसको डराने लग जाता है। हिरोशी बोलता है कि वो एक बहुत बड़ा गैंग याकुजा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो हिरोशी का बात नहीं मानेगा तो जुनको यहाँ से बच के नहीं निकल सकती है। पहले तो जुनको बहुत ही डर जाती है, फिर जुनको मान लेती है और प्रॉमिस करती है कि हिरोशी मियानो उसको जो भी बोलेगा जुनको वो मान लेगी। फिर हिरोशी मियानो टैक्सी से जुनको को अदाची का ही एक होटल में लेके जाता है एंड पूरा रात जुनको को रेप करता है। उसी रात को हिरोशी मियानो शिंजी मिनातो का घर का लैंडलाइन नंबर पे कॉल करता है। शिंजू मिनातो के घर में उसी दिन जो अगुड़ा भी मौजूद था। जो अगुड़ा को हिरोशी मियानो पूरा घटना टोटली डिटेल्स में बताता है कि कैसे वो जुनको का किडनैप किया, फिर उसका रेप किया। ये सब सुन के जो अगुड़ा हिरोशी मियानो को बोलता है कि जुनको को रोक के रखने के लिए। अगला दिन अर्ली मॉर्निंग को हिरोशी मियानो जुनको को लेके होटल का ही आसपास में एक पार्क में लेके जाता है। वही पार्क में ऑलरेडी यासुशी वातानाबे, जो अगुड़ा एंड शिंजी मिनातो वेट कर रहा था। वो चारों ने मिलके जुनको को बहुत ही डराता धमकाता है। जुनको को बोला जाता है कि वो 4 लोगों को ही जुनको का घर पता है, तो जुनको अगर भागने की कोशिश करेगी या थोड़ा सा भी चिल्लाने की कोशिश करेगी तो वो 4 लोग पहले जाके उसका फैमिली का मर्डर कर देगा। ये सब सुन के जुनको काफ़ी डर गई थी, और डर के मारे जुनको ये भी डिसाइड कर लिया कि वो लोग जो भी बोलेगा जुनको वही मान के चलेगी। इसके बाद अदाची में ही शिंजी मिनातो का घर में जुनको को लेके जाके रखा गया था। एंड शिंजी मिनातो का पेरेंट्स भी ज़्यादातर शहर से बाहर ही रहते थे, बहुत कम ही वो लोग घर पे रहते थे। एंड जब भी वो लोग घर पे आते थे शिंजी जुनको को अपना गर्लफ्रेंड बता देता था। पर कहीं ना कहीं शिंजी मिनातो का पेरेंट्स को भी ये सब पता था कि जुनको उसका गर्लफ्रेंड नहीं है, पर शिंजी का डर से उसका पेरेंट्स कभी बाहर जाके कंप्लेन नहीं कर पाया।
इधर 27 नवंबर तक भी जब जुनको अपना घर नहीं लौटती है तो उसका पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं एंड जुनको का मिसिंग रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में जाके कर देते हैं। ये जो अगूरा, सिंजी मिनातो एंड अदर्स दोनों को पता चल जाता है एंड जुनको को वो लोग जाके फोर्सफुली अपना मदर को कॉल करने के लिए बोलता है। जुनको अपना मदर को 3 बार कॉल करके यही बोलती है कि वो अपना मर्जी से घर से भाग आई है, वो जहाँ पे भी है सेफ है। यही सुन के उसका पेरेंट्स को थोड़ा तसल्ली हो जाता है एंड पुलिस स्टेशन में जाके उसका पेरेंट्स जुनको के नाम पे जो रिपोर्ट किया गया था वो हटा लेता है। इसके बाद 28 नवंबर को सिंजी मिनातो एंड उसका और कुछ दोस्त मिलके जुनको का गैंग रेप करता है। इसके बाद धीरे धीरे जुनको के ऊपर फिजिकली एंड मेंटली टॉर्चर बढ़ते जाता है। रोज़ सिंजी मिनातो का ग्रुप मेंबर्स या फिर सिंजी मिनातो का फ्रेंड्स उसका घर आते थे एंड मल्टीपल टाइम जुनको का करते थे या फिर उसको फिजिकली टॉर्चर करते थे। ये टॉर्चर 15 दिन तक जुनको के साथ चलता रहा। ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट की तरह जुनको को उस घर में बंद करके रखा गया था। फिर 15 दिन बाद जुनको भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। जुनको को पनिश करने के लिए हिरोशी मियानो एंड अदर्स ने मिलके उसका फेस पंचिंग बैग की तरह यूज़ किया। फिर उसका एंकल लाइटर से जला दिया। रोज़ वो लोग नया नया तरीका ढूंढते थे ताकि जुनको को टॉर्चर किया जाए। ये सब टॉर्चर तो जुनको सहती ही थी बट ये टॉर्चर दिन ब दिन और बढ़ता गया। वो लोग रोज़ नया नया तरीके ढूंढते थे कि कैसे जुनको को और टॉर्चर कर सके। जुनको का खुद का ही यूरिन उसको खुद ही पीने के लिए मजबूर कर देते थे। बहुत सारा सिगरेट एक साथ स्मोक करने के लिए फोर्स किया करते थे। उसका थाई एंड एंकल का कुछ एरिया वो लोग लाइटर से बर्न कर देते थे एंड उसका वर्जाइना एंड इनस के अंदर प्लास्टिक बॉटल एंड अदर मटेरियल्स डाल देते थे। ये सब चीज़ों का तकलीफ़ इतना ज़्यादा होता था कि कभी कभी जुनको मौत के लिए भीख मांगती थी। रोज़ जुनको को बहुत ही कम अमाउंट में खाना मिलता था या फिर कोई कोई दिन सिर्फ थोड़ा सा मिल्क मिलता था पीने के लिए। इतना कम अमाउंट में खाना कंज्यूम होने की वजह से जुनको को धीरे धीरे कमज़ोरी सी होने लगी। कोई कोई दिन वो सेकंड फ्लोर का वो रूम से बाथरूम तक चल के भी नहीं जा पाती थी। अपना हाथ के सहारे जुनको रेंगते हुए बाथरूम तक जाती थी। जुनको का पूरा फेस सूज गया था, पूरा फेस रेड हो गया था। उसका पूरा बॉडी में चोट भरे हुए थे एंड उसका पैर का कुछ एरिया जला दिया गया था। ये सब चोट की वजह से जुनको दिन ब दिन और कमज़ोर होती गई। 4 जनवरी 1989 हिरोशी मियानो जुए में अपना सारा पैसा हार जाता है और ये हारा हुआ पैसों के लिए हिरोशी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपना गुस्सा जुनको के ऊपर जाके उतारेगा। जुनको के पास जाके वो नया नया तरीक़ों से उसको तकलीफ़ देने लग जाता है, उसको टॉर्चर करने लग जाता है। कभी वो जला हुआ कैंडल जुनको का फेस के ऊपर गिराता है, कभी लाइटर से जुनको का आईलैश जला देता है। फिर जुनको को एक प्लास्टिक का बैग में डाल के पंचिंग बैग की तरह यूज़ करने लग जाता है। कभी एक्सरसाइज करने वाला भारी डंबल्स जुनको के एब्डोमेन एंड नीज के ऊपर गिराने लग जाता है मल्टीपल टाइम्स। पहले पहले जब हिरोशी मियानो जुनको के ऊपर टॉर्चर कर रहा था तो जुनको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स कर रही थी, पर धीरे धीरे जुनको का रिस्पॉन्स आना ही बंद हो गया। कुछ देर बाद 40 डेज़ का ये नर्क जुनको और सहन नहीं कर पाई। 4 जनवरी 1989 जुनको का डेथ हो गया। मुझे लगता है एक तरफ से सही ही हुआ। जुनको को वो नर्क और सहन करना नहीं पड़ेगा, वो टॉर्चर और सहन नहीं करना पड़ेगा। अगला दिन वो 4 दरिंदे अपना याकुज़ा गैंग के साथ बाहर घूम रहा था। उसी टाइम पे उन लोगों के पास एक कॉल आया।
वो कॉल था शिंजी मिनातो का भाई का। बाय द वे शिंजी मिनातो का भाई को पहले से ही सब कुछ पता था कि जुनको को वो लोग किडनैप करके रखा है और कैसे टॉर्चर कर रहा है। तो शिंजी मिनातो का भाई उन चारों को कॉल करके यही इन्फॉर्म करता है कि जुनको हिलडुल नहीं रही है, जुनको लगता है मर चुकी है। ये सुन के ही वो चार जल्दी जल्दी में ही घर लौटते हैं। आने के बाद ही पहले ही वो लोग जुनको का एग्जामिन करते हैं कि एक्चुअली जुनको जिंदा है कि सच में मर चुकी है। जब वो लोग कंफर्म होते हैं कि हाँ जुनको मर चुकी है, इसके बाद वो लोग और एक प्लान बनाते हैं। पहले तो वो लोग जुनको का बॉडी 2 टॉवल में रैप करते हैं, उसके बाद वो एक बैग में डाल देते हैं। फिर 55 गैलन का एक खाली तेल का ड्रम लाते हैं, उसमें उसका बॉडी डालते हैं, उसके ऊपर से वो लोग लिक्विड कंक्रीट डाल देते हैं। फर्स्ट उन लोगों का प्लान था कि वो लोग उसका बॉडी कोई समुंदर में जाके डंप कर देगा, पर फिर रास्ते में उन लोगों को एक खाली कंस्ट्रक्शन एरिया दिखी जहाँ पे जाके वो लोग जुनको का बॉडी डंप कर दिया। केस का खुलासा जिस टाइम पे हुआ था, उस टाइम पे पूरा जापान हिल गया था। कोई किसी के साथ इतना दरिंदगी कैसे कर सकता है। ये केस के बारे में पता चलने के बाद पुलिस उन चारों को गिरफ्तार करता है, पर दुख की बात यही है कि वो चार नाबालिग थे। इसके वजह से उन चारों का नाम रिवील नहीं किया गया था। उन चारों को कोर्ट में ABCD बोल के संबोधित किया गया था। चार ही नाबालिग होने की वजह से चारों को ही बहुत ही कम साल की सज़ा सुनाई गई थी। हिरोशी मियानो को 17 साल की सज़ा सुनाई गई थी। यासुशी वातानाबे, जो अगुरा एंड शिंजी मिनातो को 6 सालों की सज़ा सुनाई गई थी। बट बाद में हिरोशी मियानो का सज़ा और 3 साल बढ़ा दिया गया था, यानी कि 20 साल कर दिया गया था। जो अगुरा का 10 साल, शिंजी मिनातो का 9 साल एंड यासुशी वातानाबे का 7 साल कर दिया गया था। एंड कंपनसेशन में हिरोशी मियानो का पेरेंट्स से जुनको फुरुता का पेरेंट्स को 50 मिलियन येन दिया गया था। अगर शिंजी मिनातो का पेरेंट्स जुनको के लिए आवाज़ उठा लेता तो जुनको बच जाती। तो अगर आप लोगों के आसपास ऐसा कोई भी दिखे तो काइंडली आवाज़ उठाए। तो यही था आज का केस स्टडी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। एंड अगर इस टाइप के टॉपिक के ऊपर आप लोगों को वीडियो देखना अच्छा लगता है तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।